आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार जी, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज देखेंगे क्लास 12th का जो हिंदी है उसके चैप्टर 1, जिस चैप्टर का नाम है बातचीत। तो आज हम लोग बातचीत चैप्टर को पूरा बढ़िया तरीके से देखेंगे और वो भी नोट्स फॉर्म में। तो आपको नोट्स बनाने का झंझट जो है वो ख़त्म है, केवल ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को बढ़िया से सुनना है और समझना है। इसके अलावा जैसे नोट्स में लिखा हुआ है वैसे आप अपने फेयर कॉपी में भी इसको एक बार और लिख लेंगे, क्योंकि जब तक कलम उठाते नहीं ना तब तक ज्ञान आता ही नहीं। तो कितना बढ़िया तरीके से आपको सुना देंगे, यहाँ तक याद हो जाएगा टोटल ऑल टू ऑल। लेकिन जब तक आप उसको अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे नहीं तब तक जो है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो चलिए बाकी आपका काम है। अब हम लोग आज के वीडियो क्लास को शुरू करें। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, नोट्स फॉर्म में एकदम सारा चीज आपको पढ़ाएंगे, तो नोट्स का तो टेंशन ही खत्म है। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर देख पा रहे हैं, शीर्षक का नाम है बातचीत, और ये एक बातचीत क्या है तो निबंध है। अभी आपको थोड़ा सा देखना है कि ये क्या है, निबंध है। जब पूरे आप निबंध को पढ़ेंगे तो आपको खुद मालूम होगा कि ये कोई कहानी नहीं है, ये केवल और केवल निबंध ही है। निबंध में अक्सर क्या होता है कि लेखक के द्वारा कोई एक ऐसा टॉपिक लिया जाता है, जैसे बातचीत हो गया, ऐसे कोई भी चीज, जैसे होली हो गया, दशहरा हो गया, और उसके में जितने भी चीजें होते हैं वो भावपूर्वक उसमें डालते हैं। तो ये अगर एक टॉपिक के ऊपर में लेखक अपने पूरे भाव को रख दे रहा है तो समझेंगे कि सर वो एक निबंध है। लेकिन एक ऐसा चीज जिसमें लेखक क्या कर रहा है कि कई पात्र को शामिल कर रहा है, कई कैरेक्टर को घुसा रहा है, जैसे कोई एक बदमाश हो सकता है, कोई हीरो हो सकता है, कोई नायक हो सकता है, कोई नायिका हो सकती है, या फिर कोई और। जैसे अब मान लेते हैं कि आप बचपन में एक कहानी पढ़े थे कि केचुआ और किसान की कहानी, तो दोनों का परम मित्र को लेकर के, तो एक केचुआ है एक किसान है। एक आदमी हो सकता है और कैरेक्टर यानी पात्र घुसा सकता है लेखक, जैसे एक आदमी कौवा को घुसा दिया, ये कुछ और कभी कौवा का जवाब सवाल आ रहा है, कभी किसान कह रहा है, कभी केचुआ। तो ऐसे जब कई कैरेक्टर आते हैं तो इसको कहानी कहते हैं। तो यहां देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि कैरेक्टर आ रहा है, केवल बातचीत के ऊपर में भाव रखा जा रहा है, तो फाइनली ऐसे को निबंध ही कहते हैं। तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। चलिए अब ये ध्यान रखेंगे, एक नंबर क्या आता है यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आएगा कि बातचीत एक क्या है, निबंध है या कहानी है, ऐसे आएगा। तो याद रखेंगे ये एक क्या है, सर निबंध है। और इसके बात कर ले लेखक, चूंकि यहाँ पे हम लेखक कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, इससे तात्पर्य आपको बता दें कि हिंदी साहित्य के जो लगभग अगर बात कर ले तो दो विधाएं होते हैं, जिसमें एक गद्य होता है और एक आपका पद होगा। याद रखेंगे, एक गद्य होगा और एक आपका जो होगा वो पद होगा। तो ये याद रखेंगे, जो पद की जो रचना करने वाले जो अगर कोई होंगे उन्हीं को कवि कहते हैं, ऐसे किसी को कवि नहीं कहते हैं। जो गद्य विधा की जो रचना करेंगे, जिसमें इसमें कहानी होंगे, निबंध होंगे, तो अगर ये सब की अगर रचना कोई करेंगे तो वो केवल कहलाएंगे सर लेखक। तो यहाँ पे याद रखेंगे निबंध गद्य विधा के अंतर्गत आता है। आज का जो पहला चैप्टर हम बातचीत पढ़ने वाले हैं वो निबंध पढ़ रहे हैं और ये गद्य विधा के अंतर्गत आता है, इसलिए इनके जो फाइनली रचनाकार हैं उनको हम क्या कहेंगे, लेखक। तो इनको लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। एक एक चीज आपको समझ में आएगा आज के वीडियो क्लास में, केवल बढ़िया सबको सुनना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लेखक के परिचय के ऊपर में देख ले, चूंकि लेखक परिचय से ही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। लेखक परिचय के बारे में सबसे पहले बता दें तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के जो है वो लेखक माने जाते हैं। भारतेंदु युग का यहाँ समय काल भी लिखे हैं, 1850 से लेकर करके 1900 ईस्वी का जो समय काल है वो हिंदी में उस युग को कहा गया है भारतेंदु युग। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हो रहा, तो 1844 में। जन्म के कुछ वर्ष के बाद जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर नए नए तरह के साहित्यिक रचनाएं करने शुरू कर देंगे, तो वो जो टाइम होगा लगभग इसी समय काल के बीच का होगा। तो याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट को किस युग में शामिल किया गया है, तो भारतेंदु युग में। ठीक है, यहां से भी पूछे जाएंगे कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के लेखक हैं, तो हो जाएगा आपका भारतेंदु युग। अब आइए थोड़ा सा लेखक परिचय के ऊपर में देखेंगे, बार ध्यान दिला दे, उसके बाद आएंगे। इनके जन्म की बात अगर कर ले तो जन्म होता है 23 जून को। जन्म कब होता है, तो 23 जून। ये 23 जून जो है वो याद रखेंगे प्लासी का युद्ध होता है, बचपन के क्लास में आप हिस्ट्री में पढ़े थे, 23 जून। अब ये याद रखेंगे भारतेंदु युग है, तो ये तो फिक्स है कि 1850 से भारतेंदु युग, तो 1844 में इनका जन्म होता है। अब जब जन्म लेंगे जून में, तो मृत्यु कब होगा इनकी, तो जुलाई में, और 3 दिन आप लेस कर लेंगे तो 20 जुलाई के फिर इनकी क्या होगी, मृत्यु। और बहुत बढ़िया आपको डेट याद रखने में कोई झमेला नहीं है, क्योंकि 1844 में जन्म ले रहे हैं और वर्ल्ड में प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हो रहा है। ये तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप 10वीं की क्लास पास होके आए हैं, तो आपको मालूम होगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध
उसकी शुरुआत हुई। उसी वर्ष बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हो जाती है। तो जन्म 23 जून 1844 और मृत्यु जून के बाद क्या होगा जी, तो जुलाई में। तो जुलाई में कब, तो भाई 20 जुलाई 1914 इनका ये जन्म और मृत्यु की बात आ गई। बाकी अगर कर ले इनके गार्जियन को लेकर करके, अब ये ध्यान रखेंगे इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता का नाम है पार्वती देवी। याद रखेंगे कौन देवी, तो पार्वती देवी इनकी माता है। और पिता का नाम क्या है, तो पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। देखिए इनके नाम में भी भट्ट रहेगा, इनके पिता में भी भट्ट रहेगा। इनके पिता का जो नाम है बेनी प्रसाद, तो अंत में ये भी टाइटल लगाएंगे बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो ये याद रखें, इनके पिता का नाम हो गया बेनी प्रसाद भट्ट, इनके माता का नाम होगा पार्वती देवी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे बेनिया डोलावा पार्वती, याद रखेंगे बेनी प्रसाद भट्ट, और माता कौन हो गए, बेनिया डोलावा पार्वती, इनके पार्वती कौन हो गए, तो माता हो गए। इनके पिताजी के बारे में अगर बात करें तो इनका पिताजी जो थे वो पेशे से एक व्यापारी थे। याद रखेंगे व्यापारी के घर में इनका जन्म हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि जन्म हुआ कहाँ से, तो ये तो देखे कि 23 एक मिनट, ये तो देखे कि लगभग 23 जो है वो याद रखेंगे 23 कब, जून, तो जुलाई, तो जून, मृत्यु होगा जुलाई में। तो 23 जून 1844 में तो इनकी जो है सर वो जन्म हो रही, लेकिन कहाँ में, तो याद रखेंगे यूपी में। कहाँ में, यूपी में। उत्तर प्रदेश राज्य है और राज्य के अंदर की बात कर ले तो इलाहाबाद वो जगह है। आज के डेट में इलाहाबाद का जो नाम है सर वो बदल कर करके और क्या रख दिया गया है, आप सब जान रहे हैं, इलाहाबाद का नाम बदल कर करके और प्रयागराज कर दिया गया है। तो प्रयागराज में ही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कुछ बातों को, ताकि आपको बिल्कुल आराम हो जाए। ऐसे क्या होता है ना कि केवल आप देखिएगा, उसको स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिएगा। यहाँ इतना समझने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। चलिए, तो जैसा कि आप देखें कि इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। इनके माता और पिता की बात कर ले तो माता का नाम है पार्वती देवी, और अगर पिता की अगर हम बात कर ले सर तो इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। ये आप देख पा रहे हैं बेनी प्रसाद भट्ट। अब इनके निधन की अगर हम बात कर ले तो इनका जो निधन होता है वो आपका 20 जुलाई 1914 ईस्वी। और कहाँ अगर इनका जन्म होता था तो इनके जन्म की बात कर ले तो इनका निवास स्थान है यूपी के इलाहाबाद। अब इलाहाबाद नहीं हम लोग याद रखेंगे, अब याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर ले सबसे पहले इनकी शिक्षा की, यानी प्रारंभिक शिक्षा को लेकर करके, उसके बाद बहुत सारे कि कहां कहां ये पढ़ा रहे हैं सब आपको याद करा देंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगा। इनके पहले शिक्षा की बात कर लेंगे। सबसे पहले ये संस्कृत की शिक्षा जो है ये प्राप्त किए है। पहले जो इनकी शिक्षा हुआ वो किस भाषा में हुआ था, तो संस्कृत में। संस्कृत में शिक्षा के बाद 1867 इनके जीवन का वो भाग है भाई कि जब ये इलाहाबाद के जो प्रयाग है तो उस प्रयाग मिशन स्कूल में इन्होंने इंट्रेंस की परीक्षा दी। अब इंट्रेंस की परीक्षा जो है, इंट्रेंस को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है प्रवेश परीक्षा। तो ये प्रवेश परीक्षा की जो है वो कहीं ना कहीं ये दिए और शायद सफल हो गए होंगे, इसीलिए ये ध्यान रखेंगे। इसी स्कूल में बात कर ले, कौन से स्कूल, तो प्रयाग मिशन स्कूल में ही बात कर ले तो इनको 1869 से लेकर करके 1875 ईस्वी तक, यानी लगभग बात कर ले तो 6 वर्षों का जो समय काल है वो 6 वर्ष इनको जो है इसी मिशन स्कूल की बात कर ले प्रयाग में स्थित है, यहां इनको जो है वो पढ़ाने का मौका मिला। यानी अध्यापन का ये कार्य किया जिसको हम लोग अध्यापन को कहते हैं टीचिंग। तो टीचिंग का काम लगभग 6 वर्षों के दौरान जो है इस स्कूल में ये किए थे, जिस स्कूल में 1867 ईस्वी में इन्होंने इंट्रेंस एग्जाम दिए थे वहीं पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या इसी दिन सब में यही पढ़ाते रह गए, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं 1869 से 75 तक तो ये पढ़ाएं। इसके अलावा बात कर ले 1885, जब भी बोलेंगे 1885 जोड़ दीजिएगा CAB, याद रखेंगे CAB। ये CAB जो है वो एक स्कूल का नाम है और इसी स्कूल में ये संस्कृत का अध्यापन के रूप में ये कार्य किए। कब किए सर, 1885 में। तो ये याद रखेंगे 1885 CC कौन स्कूल है जी, तो CAB स्कूल में इन्होंने संस्कृत का जो है वो अध्यापन का कार्य किए। इसके अलावा बाद में 1888 ईस्वी में बात कर ले तो प्रयाग में एक, याद रखेंगे प्रयाग में एक स्कूल का जिक्र आता है कॉलेज का। उस कॉलेज का नाम ही है कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज, ये ध्यान रखेंगे। तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज जो है वहीं पे ये याद रखेंगे अध्यापक के तौर पे ये नियुक्त हुए थे। कब, 1888 में, यानी ये CAB स्कूल के बाद। 1885 में CAB स्कूल में ये
ये गए, अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद 1888 में ये जो है कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में ये अध्यापन का कार्य शुरू किए। लेकिन इनका जो थोड़ा सा स्वभाव था वो उग्र टाइप यानी गर्म मिजाज के थे, जिसके कारण जो है ये नौकरी जो है वो छोड़नी पड़ गई। अब इनके जीवन में परिस्थितियों की बात कर ले, जैसे हर आदमी के जीवन में परिस्थितियां आती है, वैसे इनके जीवन में ऐसी क्या परिस्थिति आ गई। कहते हैं ना कि परिस्थितियां ही एक ऐसा चीज होता है जो व्यक्ति को या तो निखार देता है या फिर बिखार देता है, यानी आदमी उसमें बिखर जाता है या तो निखर जाता है। लेकिन ये परिस्थितियों में जो है कि बिखरे नहीं, ये निखरने का प्रयास की। कहते हैं विशेष परिस्थिति की बात कर ले तो इनके पिताजी एक दिन गुजर जाते हैं, और गुजरने के बाद चूंकि इनके पिता एक क्या है तो व्यापारी है, और बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी है, और जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो जो भी पैतृक संपत्ति होती है सर, उन पिता के संपत्तियों पे पिता का जो भी व्यापार पहले से चलते आ रहा है उन सबको संभालने का जो जिम्मा है वो इनके ऊपर में आ जाती है, जिसको लेकर के घर में गृह कलश होते रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा का वातावरण बना रहता है। एक गर्म मिजाज के ये थे ही, इनको कहीं ना कहीं इनका जो रुझान है, रुचि है वो कहीं और है। ये व्यापार का काम जो है देखना इनका रुचि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार के काम जो है वो संभालने का जिम्मेवारी आ जाता है पिताजी की मृत्यु के बाद। तो यहाँ पे समस्या होता है क्या कि इसको लेकर के घर में गृह कलह होते हैं। अब गृह कलह का सामना करना पड़ता है इनको, ये जीवन की चुनौती है। फिर पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति जो है ये समर्पित रहे। कहते हैं कि ये घर छोड़ दिए, और जब घर छोड़े थे तो इनको घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, तंगी से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी उसी दौरान कहते हैं कि इन्होंने साहित्य के लेकर करके साहित्य के ऊपर अपना विचारधारा एकदम समर्पित कर रहे हैं। दिल दिमाग में साहित्य को लेकर करके अपनी छवि को बरकरार रखे, ऐसा नहीं है कि लिखने का काम ये छोड़ दी। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा अगर रचनात्मक सक्रियता की बात कर ले, कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, याद रखेंगे ये भारतेंदु युग के सबसे बड़े जो है लेखक हरिश्चंद्र हैं, तो ये याद रखेंगे, इन्हीं के नाम से ही पड़ता है, तो ये याद रखेंगे, इन्हीं से ये प्रेरित हो गए। कौन भाई? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है, इनसे पहले इनके समकालीन एक राइटर है जिसको कहते हैं हरिश्चंद्र, ये याद रखें। तो हरिश्चंद्र अपने समय के जाने माने राइटर हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी प्रयाग की एक सभा है, हिंदी वर्धनी प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना ये क्या किए तो प्रारंभ किए, और इसको जो है वो 33 वर्षों तक चलाते रहे। ये ध्यान रखेंगे 33 वर्षों तक चलाते रहे। एकदम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, इतनी बातें आपको याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखेंगे 1877 में जो है बाल कृष्ण भट्ट जो है एक मासिक पत्र निकाल रहे हैं, और इस मासिक पत्र का नाम क्या है तो ये याद रखेंगे, मासिक पत्र का नाम है हिंदी प्रदीप। ये याद रखेंगे कौची नाम है जी, तो हिंदी प्रदीप। आप ऐसे याद रखेंगे कि हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है तो बाल कृष्ण भट्ट है। तो बालक क्या पढ़ता है जी, तो हिंदी पढ़ता है। याद रखेंगे बालक क्या पढ़ता है, हिंदी, हिंदी पढ़ता है प्रदीप। कोई दिक्कत? चलिए, तो हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। और इससे लगभग ये याद रखेंगे, ये मासिक पत्र है जो महीने में एक बार आती है, मासिक पत्र माने महीने में एक बार आती है, और लगभग इसको 33 वर्षों तक जो है वो बालकृष्ण भट्ट जो है वो चलाते रहे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो बालकृष्ण भट्ट ने 1886 ईस्वी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक और राइटर है जिनका नाम है लाला निवास दास। लाला निवास दास जो है वो क्या किए कि संयोगिता स्वयंवर नाम की, ये याद रखेंगे, ये रचना किए। तो संयोगिता, आपसे ये भी पूछा जाएगा कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो आप बालकृष्ण भट्ट नहीं मार दीजिए इसी में पढ़ रहे, तो ये रचना लाला श्रीनिवास दास की है। लेकिन ये जो लिखा हुआ बात है इसकी घोर निंदा किए कौन भाई, तो बालकृष्ण भट्ट की खूब आलोचना कर दी जम के, ये याद रखेंगे। यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है वो कठोर आलोचना कर दिए गए। किसको लेकर के? संयोगिता स्वयंवर को लेकर के। ये आलोचक टाइप के भी कवि है, ये याद रखेंगे। आलोचना का मतलब आप समझ रहे हैं, किसी चीजों में जो कमियां रह गई है उन कमियां को निकालना, केवल ये याद रखेंगे आलोचक टाइप के जो राइटर होते हैं उनका काम है। एक होता है समालोचन, उसका मतलब होता है कि कमियां को निकालना, और कमियां को निकालने के बाद वो दूर करना। तो ये आलोचक टाइप के जो है वो राइटर्स हैं। चलिए, अब यहाँ पे इनके कुछ रचनाएं हैं जो आपको एक बार देखना है, देखते ही आपको याद हो जाएगा। चलिए, उपन्यास की बात कर ले तो इनके बहुत सारे अपना उपन्यास है, जिसमें 100 अजान एक सुजान उपन्यास है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव, गुप्त बैरी, ये सब जो है उपन्यास है। किनका उपन्यास है तो
बालकृष्ण भट्ट का। उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, कहानी हो, ये सब किस में आते हैं? तो गद्य में। इसीलिए बालकृष्ण भट्ट को हम एक कवि न कहते हुए इनको लेखक कह रहे हैं। क्लियर? नाटक की बात कर ले तो जो प्रसिद्ध नाटक है, ऐसे तो बहुत सारे नाटक, बहुत सारे उपन्यास है जी, लेकिन इतनी बातें जो लिखी हुई है यहाँ पे, यही एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। नाटक में बात कर ले तो पद्मावती है, शिशुपाल वध है और बाल विवाह है, ये सब इनकी प्रमुख जो है वो नाटक रही है। इसके अलावा बहुत सारे नाटक हैं, लेकिन ये 3 नाटक प्रमुख है। कौन कौन? तो पद्मावती, शिशुपाल और बाल विवाह। क्लियर? चलिए आगे बात कर लेंगे। निबंध की बात तो मत पूछिए, निबंध इनको लिखने में शायद मजा आता होगा, इसीलिए कहते हैं कि लगभग 1000 के आसपास में ये निबंध जो है वो लिखे हैं। और ऐसे 100 से भी ऊपर ऐसे निबंध है, यानी 100 से अधिक ऐसे निबंध है कि जो काफी फेमस रहा है और महत्वपूर्ण है। उसी 100 निबंध फेमस जो हम बात करें कि 100 एकदम महत्वपूर्ण निबंध है, उसी महत्वपूर्ण निबंधों में एक निबंध ये है बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा हुआ, जिसको कहते हैं बातचीत, जो अभी आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने, अब ये ध्यान सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है जी, रामचंद्र शुक्ल ने ही बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। एडिशन के बारे में आप पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर कि एडिशन क्या कर रहे हैं, बातचीत को लेकर करके अभी एक एक हम लोग देखेंगे कि 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत हो रहा है, असल बातचीत, सब चीज देखेंगे, एडिशन के अनुसार देखेंगे। तो अभी आपको केवल समझना है कि एडिशन जो भारतीय नहीं है, ये भाई बाहर के आदमी है, लेकिन इनसे कंपेयर के एडिशन से तुलना कर दी है किनको? तो बालकृष्ण भट्ट को। अब तुलना करने वाले आदमी कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। तो ये तो आपका रह गया लगभग लेखक परिचय। अगले दिन हम बातचीत पाठ का सारांश आपको लेकर के आएंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कमेंट करेंगे, तो अगला पार्ट हम जरूर लेके आएंगे। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करिएगा कि हाँ नोट्स से ही आप हिंदी पढ़ाइए, तब तक हम अगला पार्ट नहीं लेके आएंगे। क्योंकि आप करेंगे तो हमारी मनोबल वगैरह बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो है आपके कमेंट से रिकमेंडेशन बढ़ता है यूट्यूब पे, तो ज्यादा बच्चों को सजेस्ट करेंगे तो हम यहाँ पे एकदम फ्री में हिंदी जो है वो नोट्स बना करके लेके आएंगे, और आपको केवल सुन के समझ लेना है, वही आप फेयर कॉपी में कर लेने। उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव का भी लेके आएंगे, सब्जेक्टिव का भी लेके आएंगे, और आपको लगेगा तो ये तो केवल सुनने से ही क्लियर हो जा रहा है, इसमें कोई उतनी बड़ी बड़ी लॉजिक आएगी नहीं, केवल सुनना है और सुनने के बाद प्रश्न वगैरह बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।